8. एक सुबह वो हुआ जिसका किसी को अंदाजा भी नहीं था। वहां से एक आदमी निकलता है और वो देखता है कि धनंजय क्या कर रहा है। जब उस आदमी ने पूछा कि धनंजय तुम क्या कर रहे हो, तो धनंजय के पूरे आंखों में खून सवार था। धनंजय के हाथ में एक बड़ी सी दराती थी और धनंजय के ठीक पीछे एक कटा हुआ गला रखा था जिसमें खून रिस रहा था। यह आदमी ये देखकर बहुत ज्यादा डर जाता है और जब उसे गौर से देखता है तो पता चलता है कि वो किसी और का गला नहीं बल्कि उसके खुद के भाई सक्षम का गला रखा हुआ है। वो आदमी वहां से भागने की कोशिश करता है, पर धनंजय चिल्लाकर और दराती को अपने हाथ में लेकर ये कहता है कि अगर उसने किसी को ये बात बताई तो वो उसका भी यही हाल करेगा जैसा सक्षम का गला काट कर हाल किया है। वो गवाह जिसने ये सारी चीजें देखी होती हैं, वो धनंजय के इस हरकत को देखकर, उसके इस भयंकर रूप को देखकर वहां से भाग उठता है और वहां से भागकर सीधा पुलिस स्टेशन जाता है और उनको बताता है कि वो अपने ही भाई सक्षम के गले को काट कर बेरहमी से घर की चौखट पर गाड़ रहा है। पुलिस इस पर तुरंत एक्शन लेती है और जैसे ही घर आती है तो देखती क्या है कि वो धनंजय के सर को दराती से बार बार लगा लगा कर अंदर कर रहा है, जिससे खून के छींटे धनंजय के मुंह पर आ रहे हैं। उसको ये भी डर नहीं लग रहा है कि वो पुलिस के सामने है या फिर उसके घर की चौखट पर जितना बुरा कृत्य वो कर रहा है उसे कोई देख लेगा। पुलिस के आने पर वो पुलिस से बड़े ही अजीब से स्वर में कहता है कि वहीं खड़े रहो, जरा मुझे इसके सर को ठीक से गाड़ लेने दो। पुलिस ये सब देखकर बहुत ज्यादा भयभीत हो जाती है, क्योंकि एक ऐसा नजारा जहां पर अपना ही सगा भाई उसके भाई के सर को जमीन में गाड़ दे। जैसे ही वो अपने भाई के सर को गाड़ रहा होता है, वो अपने मुंह से एक शब्द निकालता है। वो कहता है कि जय काली मां, और ये कहकर वो बेहोश हो जाता है। पुलिस उसे गिरफ्त में ले लेती है और रात को जब उससे सारी चीजें पूछी जाती हैं तो वो कहता है कि उसके खुद के भाई ने ये सारी बातें कही कि उसे मारना है, तभी पापा जिंदा हो पाएंगे। अब यहां पर यह मामला बहुत ज्यादा पेचीदा हो जाता है। जैसा कि कोर्ट रूम में बताया गया था कि जो धनंजय है आरोपी, वो ये कह रहा है कि उसने ये सब अपने सगे भाई के कहने पर किया। मतलब जब उसके भाई ने ये बोला कि उसे मार दो, तभी धनंजय ने मारा। उसने पुलिस को भी यही बयान दिया। पर अब यहां पर दो चीजें सामने आती हैं, या तो धनंजय की दिमागी हालत पूरी तरीके से खराब है, और या तो धनंजय जो है वो पुलिस को बहकाने की कोशिश कर रहा है। पुलिस ने लाई डिटेक्टर टेस्ट तक किए, लेकिन उस टेस्ट में कुछ सामने आया नहीं। कई सारे क्रिमिनल साइकोलॉजिस्ट आए उसके सामने, लेकिन उसने यही बात बोली कि उसके खुद के सगे भाई ने ये सारी बातें कही। हमने एक नॉर्मल पर्सपेक्टिव तो जान लिया, लेकिन चलिए समझते हैं कि धनंजय ने क्रिमिनल साइकोलॉजिस्ट से बोला क्या। धनंजय कहता है कि एक दिन उनकी बहुत ज्यादा भयंकर बहस हुई और उसके अगले दिन सक्षम धनंजय से कहता है कि उसने एक नए तरीके का तंत्र प्रोसीजर जाना है जिसमें वो पिताजी की आत्मा को हमेशा के लिए मुक्ति दिला देगा। उसे जिंदा तो नहीं कर सकता, लेकिन जो तांत्रिक प्रक्रिया कराई गई थी उसे वो फिर से सही कर सकता है। तो धनंजय इस बात से एग्री हो जाता है। अब सवाल यहां पर यह उठता है कि सक्षम को तांत्रिक क्रियाओं से तो डर लगता था ना, तो फिर कैसे वो तांत्रिक क्रियाओं में लीन हो सकता है। अगेन उसके बाद वो लोग अपने ही घर के आंगन में, शायद वहां पर एक छोटा सा नल लगा हुआ था, उसको हटाकर एक छोटा सा हवन बनाते हैं और उस हवन के सामने बैठकर 2 दिन तक अनुष्ठान करते हैं काली माता का। वहां पर एक दराती भी रखी होती है जिसकी पूजा उसको रोज करनी होती है। सक्षम धनंजय को यह बताता है कि अगर इस दराती की रोज पूजा करोगे 3 दिन तक, तो इस दराती में एक ताकत आ जाएगी, और जैसे ही ये दराती में ताकत आती है, धनंजय तुम मेरा खून कर देना। सक्षम के ये वर्ड्स थे, और ये बात धनंजय जेल में बैठकर साइकोलॉजिस्ट को बता रहा होता है। बड़ी अजीब सी चीज होती है। धनंजय आगे बताता है कि उसने ऐसा ही किया। 3 दिन के बाद उसने दराती को पूरी तरीके से गर्म किया और अपने घर के सारे मेंबर्स को कहीं बाहर भेज दिया। उनको पता नहीं था कि घर में क्या चल रहा है। ये प्रक्रिया रोज रात को वो 12-1 बजे के आसपास करते थे
और सुबह करीबन 5-6 बजे खत्म कर देते थे। धनंजय ने तीसरे दिन दरांती को उठाया और सक्षम ने कहा कि पहले उसकी उंगली को काटो, जिस उंगली की बलि वो पहले देना चाहता था पिताजी को ठीक करने के लिए। तो वैसे ही किया। धनंजय ने उसकी उंगली काटकर उस अग्नि में प्रज्वलित कर दी। उसके बाद सक्षम कहता है कि मेरे मुंह पर जितना हो सके कपड़ा बांध दो और उसके बाद मेरे शरीर के हर एक अंग को बराबर से काटो। हाथ अलग, पैर अलग, धड़ अलग, हर एक चीज अलग अलग काटो। धनंजय का दिल तो नहीं कर रहा था, पर इतना ज्यादा बुरा कृत्य धनंजय कह रहा था कि उसको मन नहीं था ये सब करने का, पर दरांती हाथ में लेते ही उसके अंदर बहुत ही फियर्स कोई पावर आ गई और उसके बाद उसने सक्षम के शरीर को बुरी तरीके से काटना शुरू कर दिया। जब उसने सक्षम के हाथ काटे तब तक सक्षम जिंदा था, सक्षम के पैर काटे तब तक भी वो थोड़ा सा जिंदा था, लेकिन जैसे ही उसने धड़ को सर से अलग किया सक्षम पूरी तरीके से मर गया। सक्षम ने पूरा विधि विधान बताया था। सक्षम ने बताया था कि जो सक्षम का हाथ होगा वो आंगन में पूरी तरीके से दफनाया जाएगा और उसके बाद सक्षम के पैर को धनंजय अपने पिताजी के कमरे में रखेगा, वहां पर इस तरीके से गाड़ेगा जहां पर पिताजी सोते थे, और फिर उसके बाद सक्षम का जो सर है वो धनंजय चौखट पर गाड़ दे। जब धनंजय ने इसकी एक्सप्लेनेशन पहले पूछी होगी तो सक्षम ने यह बताया कि जब उसके पूरे शरीर को अलग अलग घरों के हिस्से में गाड़ देगा तो सक्षम मरने के बाद भी वहां पर रक्षा करेगा, और जब उसके सर को चौखट पर गाड़ेगा तो सक्षम की आत्मा चौखट पर आने वाली हर बुरी नजर को वापस कर देगी। और इसीलिए धनंजय ने यह सारा कृत्य किया और करने के बाद खुद को ऐसा बता रहा था कि वो दोषी है ही नहीं, क्योंकि उसके ऊपर किसी तरह की काली माता या फिर किसी तरह की फियर्स पावर मौजूद थी जिसकी वजह से उसने ये सारा काम किया। पुलिस भी इस केस को सुनकर दंग रह गई कि कोई अपने ही सगे भाई को इतनी बुरी तरीके से कैसे मार सकता है। अब अगर मैं इसको डिकोड करूं अपने तंत्र के पर्सपेक्टिव से तो मुझे ये समझ में आता है कि इसने जिस तरह की साधना करी, इस तरह की साधना बहुत सारे कपालिक अपनी इच्छा पूर्ति के लिए करते हैं। दरअसल पहले के समय में जो कपालिक होते थे, जो बुरे कपालिक होते थे, वो ये सारी साधना करते थे। वो एक शव को बहुत बुरी तरीके से काटते थे और उसे जहां पर वो बैठते हैं उसे अलग अलग स्थानों में गाड़ देते थे। ऐसा करके उनका ऐसा मानना था कि उन्हें ताकत मिलेगी, उन्हें इस इंसान की ताकत मिल जाएगी और उसके बाद इस इंसान की आत्मा आजीवन कपालिकों की गुलाम बन जाएगी। पर काली माँ का जिक्र कभी नहीं हुआ। पर जितना मैंने अपने गुरुओं से सुना, उन्होंने कभी ये नहीं बताया कि काली माँ इस पूजा में इन्वॉल्व थी। दरअसल इस पूजा में किसी भी तरह की देवी को इन्वॉल्व नहीं किया जाता है। ये पूजा प्रेतों के लिए होती है और उनको इन्वॉल्व किया जाता है। जैसे आज के समय पे जितने भी तांत्रिक होते हैं वो मुर्गे या किसी जानवर की बलि देते हैं, ठीक वैसे ही इंसानों की बलि देने का पहले प्रावधान था, जिसे बड़े बड़े साधु महात्माओं ने बंद करा दिया। और ऐसा होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि इस सिद्धि से, इस क्रिया से किसी को कुछ भी अर्जित नहीं होता था। ये बुरे कपालिकों की सिर्फ कल्पनाएं थी कि जब वो किसी के शरीर को अलग अलग टुकड़े में काटेंगे तो उनको किसी तरीके से सिद्धि प्राप्त हो जाएगी और एक एंटिटी जिसका नाम होता है मानसो प्रेत, वो उनके पास आ जाएगी। मानसो प्रेत बेसिकली इंसान का ही एक अलग वर्जन होता है जो अलग अलग तरह की पावर्स प्रदान करने के लिए सहायक होता है। लेकिन मैंने आज तक अपने पूरी जिंदगी में कभी नहीं सुना कि किसी इंसान के पास मानसो प्रेत सिद्ध है। मुझे डायरेक्टली सिर्फ यही एग्जाम्पल लगा कि जिस तरह का कृत्य धनंजय ने करा वो एक मानसो प्रेत की क्रिया के अंतर्गत आता होगा। पर मोर ओवर मुझे सुनने में यही लग रहा था कि वो सिर्फ एक पागलपन कर रहा है जिसे छुपाने की उसने बहुत सारी कोशिश कर ली। पर एट दी एंड, जैसा कि आपने रिकॉर्डिंग में सुना, उसे मौत की सजा हो गई। अब यहाँ पर एक ट्विस्ट और आता है। मौत की सजा होने के बाद उस शहर में फिर से लोगों के शव अलग अलग जगह पर गड़ना क्यों शुरू हो गए? यहाँ पर दो पॉसिबिलिटी मुझे लगती है कि शायद कोई साइको किलर होगा जिसने धनंजय के भाई सक्षम को मारा होगा उसे मैनिपुलेट करके, या फिर ये सारी हरकतें जब मोहल्ले के सामने आई होंगी तो धनंजय और सक्षम के जैसे ही कोई भाई ने वापस से ये सारी हरकतें करना शुरू कर दी होंगी। अगर मैं तंत्र के पर्सपेक्टिव से देखूं तो तंत्र तो कभी ये नहीं कहता है कि कोई प्रेरित होकर कोई काम कर लेगा। हाँ, अगर किसी तांत्रिक ने किसी को सजेशन दे दिया है, किसी बुरे तांत्रिक ने मैनिपुलेट कर दिया है किसी परिवार को कि अगर
तुम भी ऐसा करोगे तो तुम्हारे घर किसी तरीके से पूर्वजों की आत्मा वापस आ जाएगी या उन्हें मुक्ति मिल जाएगी, तो ही शायद कोई इस काम को करे। लेकिन उसके बाद से 3 साल तक लगातार अलग अलग लोगों के घरों में लाशें दबना शुरू हो गईं। जब पुलिस ने धनंजय के घर की पूरी छानबीन करी तो उसमें उनको हवन कुंड, उसमें सक्षम के अलग अलग टुकड़े सब कुछ प्राप्त हुए। और वैसे ही धनंजय को जब मौत की सजा हो गई, उसके बाद पुलिस को जब केसेस पता चले जहां पर लोगों की लाशों को गाड़ा गया है, तो उन्होंने ये नोटिस किया कि करीबन 14 परिवारों में ऐसी हरकतें हुई हैं जहां पर किसी मेल ने किसी इंसान को या किसी अपने बच्चे की बॉडी के अलग अलग टुकड़े करके अपने ही घर में कहीं गाड़ दिया है। जहां तक मेरा मानना है, ये तो पूरी तरीके से एक सीरियल किलिंग का केस ही लगता है मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई तंत्र का ऐसा पर्सपेक्टिव जुड़ा है जो किसी भी तरह की साधना को डिफाइन करता हो। अब यह आपके विवेक के ऊपर है कि आपको क्या लगता है। जल्दी मिलेंगे एक और ऐसी ही भयानक घटना के साथ जिसे मैं डिकोड करूंगा तंत्र के पर्सपेक्टिव से। तब तक के लिए सुनते रहिए सुपरनैचुरल क्राइम्स विद आरजे अर्श।